जैसे ही पता लगेगा आप बताएंगे आपको, बाकी नाम जो भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लाओ क्या मंडल तो आपके मंडल से हमारी प्रार्थना, हे प्रभु परम पिता तुमसे हमारी प्रार्थना। शरण में हम सदा चाहे धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को। जब तक परिवार अच्छे सही दिशा में संस्कार हो युक्त होकर के आगे नहीं बढ़े तो कोई शिक्षा का कोई मतलब नहीं। शिक्षा सोचने समझने, सही या गलत का निर्णय करने का है। विशेषकर मैं गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ले जाकर के आपसे अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने अभी अपने गांव में स्वामी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मनोज जी के मार्गदर्शन में गांव के लोगों को सही दिशा और संस्कारवान बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। 108 कुंडी हवन और नशा मुक्ति। मूल संस्कारहीन होने का कारण यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नशे प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। उसके अंदर आपका अमूल्य योगदान है। यह सही दिशा की ज्योति जलती रहे। आपके साथ में एक एक करके अनेक लोग इस श्रृंखला में जुड़े और जो हमारा राम राज्य है, जो हमारा आदर्श परिवार प्रथा है, उसको हम वापस स्थापित कर सके। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनका विषय कृषि से संबंधित है। श्रीमान सुधीर कुमार जी वर्मा, संयुक्त निदेशक हैं कृषि में। अभी आज की जो हमारे राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जो आ रहे हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आज कृषि हमारी सही दिशा में है अथवा हम कहीं कृषि में गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है। आज यूरिया डीएपी के बिना हमारी फसलें नहीं हो रही है और इसका दुष्परिणाम हमारी असाध्य बीमारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो क्या कृषि की सही दिशा क्या होनी चाहिए,
इस कृषि के माध्यम से हम सबको सभी प्राणियों का जो हमारा आहार प्राप्त होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए, कृषि की तकनीक क्या होनी चाहिए, कहाँ हम भूल कर रहे हैं, कहाँ मूल में भूल हो रही है, उसको सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, क्या हम किसानों को सही दिशा दिखाकर जो आज अंधाधुंध जो उपयोग होकर हमारा अन्न जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम किस प्रकार ठीक कर सकें और 100 वर्ष तक स्वस्थ रहने की जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है उसका पालन कर सकें। तो मैं इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्रीमान सुधीर कुमार जी वर्मा को आमंत्रित करता हूं। आप सही वैसे ही जैसा बताया गया कृषि की दशा या दिशा अभी सही है कि नहीं, इसमें हम अगर पीछे जाते हैं, आजादी के बाद की बात करते हैं, तो उस समय जितनी आबादी थी उसको देखते हुए कृषि की एक अलग दिशा थी। उस समय स्थिति यह थी, आजादी के जस्ट बाद करीब 30-35-40 करोड़ की देश की जनसंख्या थी, उसे भी पर्याप्त खाने का भोजन नहीं था। विदेश से गेहूं बड़ी खराब किस्म का आयात होता था, उसी को भोजन के रूप में काम लिया जाता था। और एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने तो सभी देशवासी से यह भी अपेक्षा की थी कि एक समय का उपवास रखा जाए। उस समय वो दिशा थी कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, जिससे कि देश की जो आबादी है उसको 3 टाइम का भरपूर भोजन मिल सके। तब एजेंडा वो था, उसको देखते हुए सरकारों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने, साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने यह एजेंडा बनाया कि जो भी हमारे देश में पैदा हो रहा है, चाहे गेहूं पैदा हो रहा है, चावल पैदा हो रहा है या दूसरा कोई अनाज पैदा हो रहा है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उस पर अनुसंधान हुआ। अच्छी किस्में आई जो ज्यादा पैदावार देती थी, तो ज्यादा पैदावार लेने के लिए ये बहुत जरूरी हुआ कि खेती में रसायनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, क्योंकि अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में ज्यादा उत्पादन नहीं दे सकती। तो उस समय की मांग थी कि ज्यादा उत्पादन लेने के लिए कृषकों को सिखाया गया कि आप फसलों में रसायन का इस्तेमाल करें। देशी खाद भरपूर उपलब्ध नहीं था और जो किस्में पैदा की गई, चाहे गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, उन किस्मों से एक वांछित उत्पादन देने के लिए बहुत जरूरी हो गया कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया गया। तब कृषकों को कृषि विभाग ने सिखाया कि डीएपी इस्तेमाल कराएं, यूरिया इस्तेमाल कराएं, जिससे कि वैरायटी का जो पोटेंशियल है वो सामने आए। और उसको अपनाते हुए कृषकों ने देश को खाद्यान्न में करीब आत्मनिर्भर कर दिया। आज देश की स्थिति यह है कि हमारे पास भरपूर गेहूं की पैदावार है, चावल की पैदावार है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। थोड़ी कमी दालों और तिलहन में है, जिसमें भी सरकारी योजनाओं के बहुत प्रयास चल रहे हैं। विभिन्न सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही हैं और उत्पादन दालों का और तिलहन का भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऊर्जा और दिशा ऐसी थी कि क्रांतिकारी स्वभाव बना। उस आधार में मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, और ये आवश्यक नहीं है कि मेरा अनुभव ही आपका भी अनुभव हो। ये सब एक प्रस्ताव स्वरूप है, आप इसको सुने, समझे, जांचें और उसके बाद अच्छा लगे तो अपनाएं उसको। कहते हैं ना धरती माता, तो हम इस संपूर्ण पृथ्वी धरती माता के पुत्र समान है। तो सबसे पहले पदार्थ आया, फिर प्राण अवस्था आई, फिर वनस्पति आई और फिर जीव जंतु आए, और उसके बाद इस जीव परंपरा का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो मानव स्वयं है। तो हम इस बात को अंगीकार करें कि हम इस धरती के सबसे जवाबदार लोग हैं, सबसे जिम्मेदार लोग। और ये भी अहोभाग्य हमारा
कि हमें जन्म मिला और इस श्रेष्ठ भूमि भारत पे मिला। क्योंकि कहीं आज ऐसा माना जाता है और दुनिया मानती है, भले ठीक है कुछ भौतिक पैमानों पर हम भले अपने आप को पिछड़ा माने, लेकिन दुनिया ने इतिहास में ये माना है कि भारत जो है वो इस पूरी दुनिया को राइट डायरेक्शन दिखाने वाला देश है। आज चाइना है, हमारा कंपटीशन चाइना से होता है, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व चाइना के विद्वान की क्या दृष्टिकोण था भारत को लेके। जापान आज भारत से आगे भौतिक समृद्धि में, लेकिन उनके 2000 वर्ष पूर्व उनकी क्या धारणा थी भारत को लेके। उनके विद्वानों ने कहा है कि स्वर्ग का केंद्र है भारत, तो इससे बड़ी क्या चीज होगी हमारे लिए। और यही है कि भारत भूमि के, हमारी भूमि में जैसे महर्षि दयानंद जी से हुए हैं, वैसे अन्य सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं। इसीलिए इस भारत को कभी कहा है कि ये भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। तो ऐसे नहीं कहा गया, ये उपमाएं वास्तव में इस भारत देश की उपलब्धियां रही है। और कहीं ना कहीं हमारे वंशानुगत रूप से हमें भी ये हमें मिले हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए अपनी संस्कृति पर और अपने प्रकृति पर। बस यही है विषय। और आज की तारीख में देखा जाए तो पुनः धीरे धीरे, क्योंकि एक समय आया बीच में, जैसा कि आप कृषि मंत्री आप जो कह रहे थे वर्मा साहब वगैरह, तो एक ऐसा कालखंड आया जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि एक समय में ऐसा था देश, इतनी महान संस्कृति थी, दुनिया को दिशा देती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि आज हम समस्याओं से ग्रसित हो गए। और मैं कह रहा हूं हमारी संस्कृति इतनी महान है, ये केवल इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ। आप मुझे बताएं, हमारी संस्कृति में एक भी, जिन्होंने भी बनाई है संस्कृति, परिपाटी बनाई है, एक भी अपशब्द हमारे सांस्कृतिक वाङ्मयों में मिलेगा ही नहीं आपको। एक गाली ढूंढ के बता दीजिए आप कि यार ये हमारी संस्कृति की किसी भाषा की देन है, ये सब विदेशों से आई हुई है। हमारी संस्कृति इतनी परम पवित्र थी और इतने चिंतन मनन के बाद ये संस्कृति, यहाँ के ऋषि मुनियों ने भारतीय मानवीय समाज की जो स्थापना की, उसमें अपराधी तत्व पैदा होते ही नहीं है। आप देखें, मेरी बात को जांचें, मैं नहीं कह रहा हूं माने आप इस बात को जांचें। आज भी हमारी समाज की परंपरा में एक माता पिता बच्चों को कितनी सही संस्कार देते हैं। भले ही राष्ट्र पे संकट है, लेकिन हम बच्चों को विनम्रता सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं। तो विनम्रता धैर्य अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं शौर्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि राजनीतिक कारणों से ही इस देश का पतन हुआ, लेकिन इसकी समाज संस्कृति का पतन नहीं हुआ। और आज हमें, हमारे सामने चुनौतियां भी है राइट डायरेक्शन में चलने की, और हम स्वयं चलेंगे। और चलेंगे कैसे, क्या होगा दिशा निर्देश? वो भारत के, आप किसी भी धर्म को मान लो, भारत में जो जन्मे होंगे, भारत में जो भी धर्म जो आए हैं, जो संप्रदाय आए, समुदाय, ऋषि मुनि आए हैं, किसी भी एक को भी अगर पकड़ लेंगे और अगर उसको पूरी निष्ठा से पालना करेंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा और एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। युवा साथी जो मेरे साथ मंच पे और भरत भाई बैठे हैं, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम और ऐसे प्रोग्राम में बहुत सपोर्ट किया था। जोरदार तालियां भरत जी के लिए। मैं आदरणीय भरत जी से निवेदन करूंगा और मैं मंच पे सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, देव आचार्य जी, राज्यपाल जी का एयरपोर्ट पे उनका प्लेन लैंड हो गया है और वहां से जो आने में समय लगेगा, उस समय को हम अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। मैं पंकज जी, राठौर जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। मैं स्वामी जी से भी निवेदन करूंगा वो अपनी बात कहें। पर इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि सब जने एक बार साथ में आके दीप प्रज्वलित स्टार्ट कर दें। और मैं आदरणीय चंद्रकांता माता जी से कहूंगा कि वो अपनी महिलाओं के साथ सभी अतिथियों का आप स्वागत कर लीजिए। तो सभी मंच से निवेदन है, पंकज जी, सुभाष जी, सबसे निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलित से स्टार्ट कर लीजिए। स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सुभूत स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
एक मिनट। इंद्रो वृदश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राइट डायरेक्शन जो कार्यक्रम के बारे में, राइट मूवमेंट कार्यक्रम के बारे में मुझे पता पड़ा, और जब मुझे यहाँ पर मनोज जी द्वारा जो इन्वाइट किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं बड़े बड़े कैंपसेस के अंदर, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जब हम स्वामी विवेकानंद जी की बातों को लेकर, उनके संदेश को लेकर जब पहुँचते हैं, तो सबसे पहले जो मुझे अपना भाषण चालू करना होता है वो मुझे करना होता है भारत माता की जय से। तो आज मैं अपने भाषण को शुरुआत करूंगा भारत माता की जय करने से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर जब मैं अपना घोष के बाद जब कार्यक्रम चालू करता हूँ तो मुझे युवा साथियों को, अगर कॉलेज कैंपस है तो वहाँ पे जो उनकी गर्दन झुकी हुई होती है, जो 6 इंच का जो दृष्टिकोण होता है, और युवा जो होता है अपन सब जानते हैं वो दृष्टिकोण होता है, वो 6 करोड़ों मील दूर तक होता है, लेकिन वो 6 इंच के दृष्टिकोण से बाहर निकालना होता है, उनकी गर्दन जो नीचे झुकी होती है वो सीधा करना होता है। उसको जगाने के लिए ये बात बोल के मुझे वापस उनसे जो है एक नारा लगाना होता है, तो वापस हम लगाएंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब हम विद्यालय की असेंबली में जाते हैं, विद्यालय जब स्कूल के अंदर हम जब ये भाषण शुरू करते हैं, तो स्कूल के अंदर हम सब रहे होंगे, हम सब अपने जो छोटे बच्चों को जानते भी होंगे, तो उनका जो होता है कि क्लास कैसे, अगर कोई गेस्ट आया है चल रहा है तो ठीक है, तो क्लास का टीचर है उनको सीरियस लेंगे, लेकिन बाहर से कोई गेस्ट आया है तो उनको इतना सीरियस नहीं लेके वो अपने जो गुपचुप बातें होती है जो असेंबली में करते हैं उनको करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा नहीं, समझे तीसरी बार ना लगाने सोचनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग सबकी जो गर्दनें हैं वो 6 इंच के दृष्टिकोण से बाहर है, वो काफी लंबा दृष्टिकोण मुझे सबका दिख रहा है, तो तीसरी बार ना लगाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। आज जो राइट डायरेक्शन मूवमेंट है, तो राइट डायरेक्शन मूवमेंट की जो बात करते हैं कि कैसे जो हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, कैसे हम जो हमारे देश को आगे बढ़ने की बात करते हैं, कैसे हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। तो विकसित भारत 2047 क्या है, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्या एक बड़ा मेगा हाईवे बनने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्या एक अच्छा ब्रिज बनने से अपना देश आगे बढ़ेगा, क्या एक अच्छा हॉस्पिटल बनने से अपना देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा तो सिर्फ यही है कि जो आज का भविष्य है, कल का भविष्य युवा है, जब युवा सही दिशा में जाएगा और ऐसे राइट डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो चलेंगे, और जो युवाओं को जो किस तरह मोल्ड करना है उस तरह काम करेंगे, तो हमारा जो युवा है उसमें से मोल्ड होगा और हमेशा एकदम राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव देने वाले मनोज जी राजपुरोहित को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के इनिशिएटिव जो लेकर हमारे समाज के बीच में आ रहे हो, समाज को परिवर्तन की राह दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सरकारों की या फिर हम अपनी या फिर किसी अलग अलग संस्थाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, हम अपने आप की बात करेंगे। हम जो चेंजेस है, हम जो पब्लिसिटी करते हैं, हम किस चीज के लिए वोकल है, हम उसकी बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर अलग अलग नैरेटिव है, अलग अलग जो बातें हैं वो फैली हुई है। जैसे युवाओं को जो है किस नजर से देखा जाता है, तो युवा जो हम एक तरह से मानते कि कल का जो बदलाव लाएगा युवा लाएगा, और एक तरह से युवाओं को मानते हैं वो उत्पाती है, युवा बदमाश है, युवा जो है बात नहीं मानता है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है। तो इस युवा को जो मोल्ड करने का जो काम है वो किसका है, जैसे कि राइट डायरेक्शन मूवमेंट का काम है या फिर हम सभी का काम है, ये भी आज हमको संदेश लेके यहाँ से रहना पड़ेगा। हम जो हमारा जो किसी बात है उसको किस बात को लेकर हम वोकल है वो संदेश आज लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं जिस भी मंच पर जाता हूँ उस मंच के ऊपर जो अपने अच्छे कामों को जो है वोकलाइज करने के लिए काम करता हूँ। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि युवा है, युवा को अगर हम किसी भी चीज से बाहर निकलना, चाहे वो उसकी नशावती हो, चाहे उसका जो अटेंशन कहीं हो कहीं और स्पेंड हो रहा हो, तो उसके अल्टरनेटिव क्या, इसको लेके कभी बात नहीं करती। समाज बात करता है लेकिन समाज जो बात समस्या में ज्यादा बात करता है, लेकिन समाधान पर बात थोड़ा कम करता है। इसलिए आज हम थोड़ी सी बात जो समाधान की बात करेंगे, और मैं आपके सामने जो विषय रख रहा हूँ जो शायद मैं आपकी उम्र से भी आधा एक्सपीरियंस मेरे पास हो गया, तो कुछ अगर बात अगर मैं सही नहीं कहता हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आज हम जो बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, तो कुछ स्क्रीन टाइम का अल्टरनेटिव पधार रहे हैं, शायद आगे मौका मिले ना मिले उनका नाम इस मंच से लेने के लिए, इसलिए पहले ले रहा हूँ। साथ ही हमारे बीच उमानंद जी सरस्वत साहब, मन्नू लाल जी खराड़ी साहब, सुधीर कुमार जी वर्मा साहब
और मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र जी। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा मनोज जी राजपुरोहित को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को योजना बनाई, आयोजन के रूप में लिया और एक संकल्प के रूप में भी जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं, आभार भी। मैं सर्वप्रथम आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी मेरे को जानकारी मिली कि खेरवाड़ा में मनोज जी राजपुरोहित ने बहुत अच्छा मूवमेंट चला रखा है। लगभग 42 में से 11 गांवों को उन्होंने गोद लेके नशा मुक्ति का केंद्र और जो आयोजन जो चला रखा मूवमेंट, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। हम सोचते हैं कि आप जैसे युवा, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाए, और मैं उसी रूप में आपको देखते हुए कहता हूं कि अगर आप जैसे युवा मिल जाए तो निश्चित रूप से भारत संकल्पित होके नशा मुक्ति से हमें जरूर मिलेगी आप इस मुक्ति में। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे मंच पर महामहिम राज्यपाल देवव्रत जी रहेंगे, बट साथ ही साथ मुझे इस चीज का दुखद अनुभव हो रहा है कि हम उस विषय पे आज बात कर रहे हैं जिस विषय ने हमारे समाज को बिल्कुल झंझोर रखा है। हम दुखी हैं उस विषय को लेके जिसे हमारे समाज के विनाशकाली कृत्यों ने, जो नई दिखती हुई चीजें हैं और हमारे समाज के युवाओं को झंझोर रखा है। मैंने आज ही इस विषय पे कुछ पढ़ा, कुछ जानकारी ली, तो उस जानकारी में ये पता चला कि पूरे देश के 4% युवा इसमें लिप्त है। लगभग 17 से 20 साल के 14% युवा इसमें लिप्त है। एम्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 20% 25 साल से युवा इसमें लिप्त। हम देख रहे हैं जहां हम विकसित भारत की बात करने जा रहे हैं, जहां हम हमारे फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना जा रहे हैं, और वहां ऐसे विनाशकाली कृत्य जो समाज में बढ़ता जा रहा है, इस पे हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। और साथ ही साथ इस पे जो आपने राइट मूवमेंट चलाया है मनोज जी, उस पे हम भी सहयोगी के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे, और मुझे लगता है यहाँ बैठे जो भी लोग हैं वो भी आपका जरूर सहयोग करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक बात अवगत करना चाहता हूं कि जो युवा आज हमारे बीच में जो इस नशे की लिप्त हो रहा है, अगर कल्पना कीजिए कि जिन महापुरुषों के जब स्वतंत्रता जब हमें पानी थी, अगर उस समय वो महापुरुषों के टाइम अगर वो युवा नशे में लिप्त होते, तो क्या आज हम इस स्वतंत्रता पा पाते? क्या स्वामी विवेकानंद जी दूसरी धरती पर जाकर अपना संबोधन दे पाते? क्या मंगल पांडे उस जोश के साथ जो स्वतंत्रता स्व का भाव उन्होंने जागृत किया था पूरे देश में, क्या वो अलग जगह पाते? क्या वीर सावरकर जी अपने साहित्य कला से युवाओं में वो जोश जगा पाते? नहीं जगा पाते। क्यों? क्योंकि उनमें राष्ट्र प्रथम और अपने देश को हमेशा प्रथम रखने की आग थी। वह हमेशा ये जानते थे कि अगर हम अपने देश के लिए खड़े हैं तो जरूर भविष्य हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। और विकसित भारत की जो उन्होंने प्रेरणा ली थी, संकल्प लिया था, उसको आज हम किसी दृष्टि से देखते आ रहे हैं। आने वाले वक्ताओं ने और पहले वक्ताओं ने हमें काफी कुछ लिखा है, बट आज हृदय उस बात से असमंजस है कि मैं बात शुरू करूं कहां से? मैं बात शुरू करूं भारत में जिसमें 140 करोड़ लोग, 22 भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है, जहां सत्ता राजनीति का खेल नहीं, अलग अलग विचारों का आईना है, जहां 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां। विश्वविद्यालय में आपका अध्ययन हुआ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप नेतृत्व करता है, वो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, उन सब का परम कर्तव्य बनता है कि वो सही दिशा में श्रेष्ठ कर्म करते हुए
संसार का उपकार करने की भावना के साथ अपने जीवन को चलाएं। ऋषियों ने कहा है महाजनो गतः येन सपंथा, हम किस पथ का अनुकरण करें, यानी उस पथ का अनुकरण करना है जिस पथ पर हमारे महापुरुषों ने जीवन चलाया था, उन्होंने मार्गदर्शन किया था। उस पथ का यदि हम अनुसरण करेंगे, उस पथ पर हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो निस्संदेह हमारा जीवन सफल होगा। आज जब हम देखते हैं भारत को स्वतंत्र हुए लगभग अभी हम अमृत काल में चल रहे हैं और अनेकों समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान। श्रद्धेय आचार्य जी कृषि पर तो बोलेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर कहा गया है अन्नम वै ब्रह्म, जो हम अन्न खाते हैं वो ब्रह्म है, हमारे शरीर का प्राण है। और जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इसलिए सात्विक भोजन के विषय में भी ऋषियों ने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें सात्विक भोजन करना है। तो एक समस्या वो है, आज अनेकों लोग दूषित अन्न को खाकर रोगी हो रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी पाश्चात्य जगत की ऐसी विकृतियां हैं जिसके कारण हम स्वयं रोगी होने की ओर अपने मनुष्य जीवन को खराब करते हैं, दूषित करते हैं। कोई हमें यह धर्मशास्त्र में या कोई महापुरुष या कोई क्रांतिकारी जीवन में ऐसा नहीं था जो नशा कर पाओ। आज हमारा युवा जगत सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, शराब के कारण तबाह हो रहा है और उससे केवल वो अपना वैयक्तिक जीवन खराब नहीं करता, एक युवा के नशा करने के कारण पूरा परिवार दुखी होता है। पूरा परिवार, जब परिवार में कोई सदस्य इसके कारण जब रोगी होता है, पूरा परिवार पीड़ित होता है। आज आवश्यकता है भारत को और हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर जाने की, भारत को हम सही दिशा में, अपने गांव, अपने समाज, अपने राष्ट्र को सही दिशा में ले जाना है। तो नशा मुक्त अभियान हमारा ये जो सही दिशा का अभियान है वो पिछले 2-3 वर्षों से, 4 वर्षों से कार्य कर रहा है। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा तहसील में अनेकों ऐसे गांव हैं जहां युवा नशे के अंदर, उसके साथ साथ कुछ विदेशी संप्रदायों के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म को नष्ट करने का भी षड्यंत्र चलता है। तो हम यज्ञ के द्वारा अभी हमने गत महीने में 18 तारीख को 100 कुंडीय यज्ञ जो है मनुलाल जी खराड़ी के गांव में किया और वहाँ 90% बंधु अपने वनवासी बंधु थे। उन सबको भी हमने संकल्प कराया कि मांसाहार और नशा ये दो हमारे लिए अभिशाप है। उन दोनों अभिशापों से, इन दोनों कुरीतियों से, दोनों गलत आचरण से हमें अपने समाज को, अपने युवाओं को बचाना। और लोग संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि वही देश श्रेष्ठ होता है, उसी देश का भविष्य बहाल होता है जिसका युवा मजबूत हो, सशक्त हो, बलवान हो। हमारे युवाओं में भगत सिंह हो, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हो या चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने बहुत अल्प आयु में, किसी ने 23 वर्ष में, किसी ने 27 वर्ष में, किसी ने 29 वर्ष अपने प्राणों की आहुति इस भारत माता को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए दी। तो आज उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस उस समय के आईएएस थे, वो चाहते तो सरकार की नौकरी करके बड़े पद पर जा सकते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए आहूत कर दिया। तो जिन महापुरुषों ने, जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो हमारा भी कुछ न कुछ कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति बनता है। अन्य अति विशिष्ट महानुभाव, समक्ष उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय माताओं, आज मैं हरियाणा के माननीय राज्यपाल जी के साथ ही यात्रा में हूँ। फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई, जिसके कारण माननीय राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में
थोड़ा सा विलंब से पहुंच रहे हैं, और तब तक जब तक मैं अपनी बात पूरी करूंगा, अगले 10 मिनट में वो पिछले वेन्यू से 10 मिनट पहले निकल चुके हैं और अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे। आज का संवाद कार्यक्रम राइट डायरेक्शन, सही दिशा। मैं ये समझता हूं हम सबके घर आंगन में, हम सबके गली मोहल्लों में, हम सबके चौक चौराहों पर, हम सबके जीवन में, मनो मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में जो उथल पुथल है, परेशानी है, तूफान खड़े होते हैं, अंधियारे छाते हैं, उन सब का यदि कोई कारण है और उस कारण को के लिए सबसे मुकम्मल कोई शब्द है, तो वह शब्द है राइट डायरेक्शन का न होना, सही दिशा का न होना। आदमी जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है, घर परिवार में रहता हुआ, अपने जीवन के, अपने आचार के लिए, अपने व्यवहार के लिए यदि गलत दिशा का चयन कर ले तो उसका जीवन मुश्किलों से, परेशानियों से भर जाता है। संबंधों में यदि व्यक्ति गलत दिशा का चयन कर ले, एक कदम गलत उठा ले, वो एक गलत कदम जो उठाया गया है, दूसरे गलत कदम उठाने के लिए भूमिका तैयार करता है, आधार भूमि बनता है। हम जिस तरह की संबंधों में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, साहित्यिक सरोकारों में, आर्थिक तालमेल में जिस कारण से परेशान हैं, उसका एकमात्र कारण सही दिशा का न होना है। उपस्थित महानुभाव, मेरे साथ थोड़ी कल्पना करिए। 2 एरो, 2 तीर एक जगह से हम छोड़े, जिस जगह से हम 2 तीर एक साथ छोड़े, उन 2 में जहां से छोड़ रहे हैं केवल 6 इंच का डिफरेंस कर दीजिए। उनकी डायरेक्शन ये कर दीजिए। जिस पॉइंट से वो दोनों तीर चले हैं वहां उनका फासला 6 इंच है, लेकिन जब अपनी यात्रा पूरी करके वो मंजिल पर पहुंचेंगे, 50 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, जब वो एरो, वो दोनों तीर अपनी यात्रा पूरी करके पहुंचेंगे, तो उस पॉइंट का एक से दूसरे का फासला महानुभाव कितना होगा? हम अपने बच्चों को किसी और के हाथ की अनुमति ना, हमारी सबसे बड़ी पूंजी, यदि कोई हमारे घर आंगन में बनेगा और दुनिया का सबसे बड़ा सवाल उससे बड़ा दुनिया का हम लोग सब जगह दूसरे से बात करते करते हमारा समय अच्छा। और यदि उस चुनौती को हम संबोधित करें, उस सवाल को हम प्रॉपर आंसर कर दें, तो मैं ये समझता हूं एक बहुत वाकया हमारे सामने होगा। क्योंकि आज के
मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय पधार गए, सभी अपनी सीट से खड़े हो गए। उनके सम्मान में मेवाड़ की भूमि पर माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात और महाराष्ट्र के उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस राइट डायरेक्शन मूवमेंट के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी उपस्थिति से हम सभी ऊर्जावान हैं और हम सब एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय राज्यपाल महोदय का राइट डायरेक्शन मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके तिलक और उपरणा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने आपको सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। लगभग 5 वर्ष तक आप हिमाचल के राज्यपाल रहे। तत्पश्चात आज आप गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल। लगभग पिछले 12 वर्षों से सतत आप राज्यपाल रहते हुए भी राजऋषि और स्कूलों में जाकर के रात्रि विश्राम करते, खेतों में किसानों के साथ जाकर के हल जोतते, उनको प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित करते। भारत की युवा बालक और बालिकाओं को स्कूलों के अंदर जब आप रात्रि विश्राम करते हैं तो वहां योग और प्राणायाम और व्यायाम का प्रशिक्षण स्वयं देते हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी बल और चरित्र से युक्त हो। तो ऐसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के धनी आर्य समाज के भी आप माननीय मार्गदर्शक और पथ प्रेरक। ऐसे गरिमामय महनीय व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय आचार्य जी का हम पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने यहाँ पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया, हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। शाब्दिक और औपचारिक स्वागत और अभिनंदन के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस राइट डायरेक्शन मूवमेंट के संयोजक, इसके सूत्रधार श्रीमान मनोज जी राजपुरोहित को। मनोज जी राजपुरोहित के कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप जिस तरह युवा होकर अपनी ऊर्जा का राइट डायरेक्शन मूवमेंट में सदुपयोग कर रहे हैं, उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में, ये केवल आप सभी की तो जानकारी में है, माननीय राज्यपाल महोदय के लिए ध्यान आकर्षण के लिए निवेदन कर रहा हूं। आदिवासी बहुल क्षेत्र हमारा खेरवाड़ा है, जहां सारा का सारा जो रहते हैं, वनवासी रहते हैं, उनके अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुकी है। और उस क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को पिछले 4 वर्षों से आप निरंतर वहां जाते हैं, संगठित करते हैं, समझदार लोगों को अपने पास बिठाते हैं और उनके अंदर जो कुरीतियां आ गई है, नशा की प्रवृत्ति आ गई है, उसको दूर करने के लिए योजना बनाते हैं। और 2 वर्ष पहले सुलेही गांव में आपने 101 कुंडी यज्ञ के माध्यम से जनता को संकल्प कराया, वहां के निवासियों को संकल्प कराया कि हम मद्य और मांस से परे रहेंगे। बालकों के अंदर व्यायाम, योग और प्राणायाम के माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास करने के दायित्व को पूरा करेंगे। और इसी वर्ष अभी 18 जनवरी को आपने खेरवाड़ा के ही गांव में 108 कुंडी यज्ञ कर सभी को यज्ञ संस्कृति से परिचय कराया और सभी को यह आह्वान किया कि हम पूरे खेरवाड़ा क्षेत्र के 42 गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए, अगर सही मार्ग पर लाने के लिए अगर सबके सब हम एक साथ मिलकर प्रयास करें तो ये लक्ष्य हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर प्रत्येक रविवार और शनिवार को जहां युवा लोग अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए कोई आश्रय ढूंढते हैं, मनोज जी नई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खेरवाड़ा के दूर अंचल में जहां 2 व्हीलर जाना भी मुश्किल है, जहां 4 व्हीलर जाना भी मुश्किल है, पहाड़ियों पर एक घर के अंदर वहां के नागरिक रहते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर आप विगत 4 वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भी दोनों आयोजनों के अंदर हम उसके साक्षी रहे, उस कार्यक्रम के अंदर सहभागी रहे। जनता ने पहली बार हमें प्रतिक्रिया दी कि हम स्वाहा पहली बार सुना है। इस एरिया के अंदर स्वाहा सुनाने का किसको आज तक कोई सौभाग्य ही नहीं मिला। यज्ञ कुंड पर बैठकर किस प्रकार आहुति दी जाती है, माताओं ने कहा कि हमें तो पहली बार देखने को मिला कि यज्ञ कुंड कैसा होता है और उसमें आहुति किस प्रकार दी जाती है। सुंदर मार्गदर्शन
स्वामी ओमानंद जी के माध्यम से भी वहां मिला। और मनोज जी के इस पुरुषार्थ को एक बार सभी ताली बजाकर अभिनंदन करें। ऐसा पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन भी आएगा, परिणाम भी आएंगे। तो मैं ऐसे युवा शक्ति के धनी मनोज जी राजपुरोहित को आमंत्रित करता हूं, आप अपने विचारों से अवगत करें। जगदीश जी हमारे क्रांतिकारी है और मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक है, और वो मेरे लिए नारा लगा रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के दिन को अगर कुछ घटनाक्रम में बताऊं तो शायद मेरे स्वप्न में ये आज का दिन पहले से आ चुका था। कैसे आ सकता था इसका मैं थोड़ा सा एक स्वरूप बताता हूं। एज ए प्रोफेशनल मैं सभी से परिचित हूं और सबसे बहुत ही नजदीकी हूं। व्यापार मेरा बिजनेस है एक्सपोर्ट का, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छी चीज है। पर 4-5 वर्ष पहले विदेश यात्रा एक मेरी लैटिन अमेरिका में बड़ी लंबी टाइम रही थी। तो बहुत समय से ऐसी यात्राओं के बाद में एक मन में ये आया कि मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, तो मैं थोड़ा सा रुकावट ब्रेक चाहता था खुद को ढूंढने के लिए, समझने के लिए। अब उसके लिए मैं किसी का सहारा लूं, साथ लूं, क्या करूं? दोस्तों का लूं तो दोस्त अपनी बुद्धि अपने विवेक से जितना बता सकते हैं उतना बताएंगे। ज्ञानी के पास कहां जाऊं? और ज्ञानी है कहां? कौन है ऋषि, कौन है मुनि, कहां बैठते हैं वो लोग, कहां हैं? खाली मैंने तो टीवी में देखा है। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठा था, 4 वर्ष पुरानी घटना है, माउंट आबू गुरुकुल का एक पेपर में कुछ आर्टिकल आया था। तो गुरुकुल और बच्चे, ये पता नहीं मुझे बचपन से बहुत हमेशा प्रेरणा देते थे। गुरुकुल, बच्चे, शिक्षा। तो मैंने उस पेपर में देख के स्वामी जी को फोन किया। मैं अपना नाम बताया और मैंने पूछा, जी आपका क्या नाम है? अखबार में ओम प्रकाश जी लिखा हुआ है। बोले कि बताइए क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं कुछ समय के लिए कुछ शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ। तो हंसने लग गए, बोले युवा हो, घूमो फिरो, कहाँ इसमें जा रहे हो, क्या हो गया, सब ठीक है? मैंने कहा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी को दिशा देनी है मुझे और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आपने बिना सोचे मुझे बोला कि आओ मेरे पास में 2-3 दिन के लिए। पहले मैं 3 दिन आपके पास में रहा। आपने बोला, मैंने 3 दिन में आपके विचार और आचरण देख लिए, अब क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं 3-4 महीना यहीं रहना चाहता हूँ। क्या करोगे? मैंने कहा जी सवेरे 4 बजे उठूंगा और हवन करूंगा और शाम को बच्चों के साथ हवन करूंगा और दिन भर पुस्तकालय में बैठूंगा। क्या पढ़ोगे? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। ठीक है। मेरी चेतना देख के बहुत हंसे। इनके 11 अध्यापकों को बुलाया और 11 ही अध्यापकों को बोला कि ये मनोज जी है उदयपुर से, राजपुरोहित जी, ये अगले 4 महीने अपने पास में रहेंगे और 4 महीने इनको बैठा के जो भी ये पढ़ना चाहते इन्हें पढ़ेंगे। 11 ही अध्यापकों ने मुझे 4 महीने तक प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से लगा के शाम को 4 बजे तक शिक्षा दी और मैं 4 महीना गुरुकुल आपकी छत्र छाया में रहा। मेरी लाइफ का ड्रास्टिक चेंज वहां से आया। बाकी ठीक है, हम मेरे बहुत सारे युवा साथी दोस्त हैं जो साल में 2 बार विदेश जाना पसंद करते हैं, वीकेंड मनाना पसंद करते हैं। मुझे भी पसंद है वीकेंड, साल में 2 बार, ये सब कुछ पसंद था 4 साल पहले। पर जब 4 साल पहले मैं 4 महीना आपके यहाँ रुका तो गुरुकुल क्या होता है, ग्रंथ क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। वहां से मैं 4 महीने बाद में निकला तो बहुत सारे विचार और संकल्प करके निकला कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अब समाज के लिए करूं तो 2 चीज है, या तो नेता बनूं, अगर नेता नहीं बनूं तो मैं एक इंसान बनकर अपनी मौलिक जिम्मेदारी को समझूं। तो मैंने पहले ये समझा कि मैं अपनी एक मौलिक जिम्मेदारी समझता हूं कि मेरी मौलिक जिम्मेदारी क्या है। मैं भारतीय हूं, हमारे देश में बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। वो काम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो उच्च पदों पे बैठ के वो देश चला रहे हैं, वो समाज चला रहे हैं। तो मैं उच्च पदों पे हूं नहीं, तो मैं कैसे बदलाव लाऊं, क्या करूं कि समाज में कुछ दिशा मिले। और 4 महीने अगर मैंने वहां बैठ के तप किया है तो इस तप को मैं सही दिशा में कैसे ले जाऊं। तो 4 वर्ष पहले मैं 4 महीने माउंट आबू गुरुकुल रहने के बाद में खेरवाड़ा के गांव में गया जो यहां से 80 किलोमीटर दूर है।
मेरे भाई बहुत सारे खेलवाड़ा से आए हुए हैं। तो मैं वहां पहली बार गया, संडे का दिन था, व्यापार से शनिवार रविवार छुट्टी थी, और मैं वहां जाके मनुलाल जी और पूरी टीम से मिला। मैंने बोला जी मैं गांव में बच्चों को नशे से और उनको आगे उनके करियर में मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। बोले मनोज जी आपकी एनजीओ है? मैंने कहा जी नहीं। जी आप किसी पार्टी से जुड़ो? मैंने कहा जी नहीं। आप अकेले हो? मैंने कहा कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी आना चाहते हैं। बहुत हंसे गांव वाले, बोले आओ आ जाओ, हम आपके गांव में स्वागत करते हैं। पहला साल में 9 महीना हर रविवार, प्रतिदिन हर रविवार गांव में जाके सवेरे 9 बजे जाके शाम को 7 बजे घर पे आता था, और वहां बैठ के उनके साथ कभी हवन करता था, कभी उनके साथ में क्रीड़ा करता था, बच्चों की कक्षाएं लेता था। प्रथम वर्ष मैंने इस तरीके से किया। अब तो सवार हो गया, शक्ति सवार हो गई, मन आत्मा में बुद्धि में के साथ मौलिक जिम्मेदारी है, हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए। उसके बाद मैंने वहां से संकल्प लेना शुरू किया कि मुझे इस मुहिम को और तेज करना है। तो 1 साल के बाद मैंने वहां पे मेरे साथियों को बोला कि जी मैं कुछ महान व्यक्तियों को जानता हूं, माउंट आबू में मेरे गुरुजी हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं, हम यहाँ एक हवन कार्यक्रम करें, क्योंकि यहाँ पे लोग, मुझे जहां तक आभास हो रहा है, शराब से बहुत ज्यादा ग्रसित है, हर दूसरा घर शराब से पीड़ित है। शायद हवन से उनकी बुद्धि को दिशा मिलेगी। गांव वाले सब इकट्ठे हुए, एक गांव के पंच इकट्ठे हुए, मुझे बीच में बैठाया 25 जनों ने, और बोले मनोज जी क्या करूं मैं? मैंने कहा जी मेरे को तो आता नहीं, थोड़ा बहुत आता है, पर जिनको आता है मैं सबको बुलाता हूँ, और मैं आपके साथ में भी बैठता हूँ। मैं बहुत प्रेरित हूँ हवन से, शास्त्रों से, वेद से। मैं 4 महीना बैठा है, मैंने उसकी शक्ति को समझता हूँ। मैं बैठा, उन्होंने कहा ठीक है जी मनोज जी कार्यक्रम करो। तो 2 वर्ष पहले गांव ने मेरा कहना माना, लगभग 1500 लोग इकट्ठा हुए और 101 कुंड की एक धार्मिक कार्यक्रम किया। मुझे नहीं पता वो कार्यक्रम उनके लिए बलदायी था, बल देने वाला था, या मेरे लिए और बल देने वाला था। मुझे उनको बल देते देते पता नहीं मुझे कितना बल आ गया, मैं खुद ही नहीं समझ पाया। अब एक कार्यक्रम ये हुआ, फिर उसके बाद मैं एक गांव से दूसरे गांव में गया, बिताया, वहां बिताया। तो वहां बिताने के बाद में मैंने गांव से वापस इस धार्मिक काम और बच्चों को नशा मुक्ति को लेके एक कार्यक्रम की योजना बनाई। दूसरा कार्यक्रम मेरा 1 महीना पहले कंप्लीट हुआ, और उसमें आपको मैं बताते हुए खुशी महसूस करूंगा, 7 गांव के लोगों ने वहां भागीदारी की। मतलब 4 वर्षों में मेरे से लगभग 7 से 8 हजार लोग जुड़ गए। अरे मैं ऐसा, मुझे लग रहा है कोई 4 वर्षों में कोई पिक्चर चल रही है मेरे साथ। मैं शनिवार रविवार यहाँ से जाता हूँ गांव में, नारायण जी पटेल हमारे बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं मनोज जी इस गांव के तो पत्ते आपसे बात करते हैं। मतलब इतना अच्छा उदाहरण उन्होंने मेरे को दिया, तो मैं घर पे जाके मुस्कुराता हुआ सोया कि पत्ते कैसे बात कर सकते हैं। इस 4 वर्षों की प्रेरणा गुरुकुल के आचार्य ने दी, और आज का दिन मैंने कल्पना में कैसे सोचा हुआ था। मैं श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा दीवाना हूं, उनसे बहुत प्रेरित हूं, क्योंकि वो उनका पूर्व जन्म, उनका संकल्प के बाद का जीवन मेरे को बहुत प्रेरित करता है। तो गुरुकुल आचार्य जी, श्रद्धानंद जी, व्योमानंद जी, और ईश्वर ने आज भेजा मेरे लिए देवदत्त। तो मुझे मेरे उत्साह को आज कितना बल मिला कि मैं 4 वर्षों में संडे जा रहा हूँ गांव में, कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। कितने दोस्त बोलते हैं तू पागल हो जाएगा, ये वीकेंड हमारे साथ मनाएगा, क्यों इस दुनिया में घुसता है, वीकेंड की दुनिया में शनिवार रविवार क्या मदद मिलेगी। पर आज मेरे में जितनी उदासी थी, निराशा थी, आज मेरे उत्साह 10 गुना 50 गुना ऊपर हो गया, क्योंकि 2 आचार्य जी गुरुकुल के आज मुझे आशीर्वाद देने, सौभाग्यशाली समझता हूं। आज नई दिशा, सही दिशा, इस कार्यक्रम को लेके मैंने उदयपुर के कल भी युवा साथियों को बुलाया था। हम लगभग 30-40 युवा साथी कल भी इकट्ठे हुए थे। उन सबों ने मेरी बात 4 वर्ष की सुनी, वो कार्यक्रम के फोटो वीडियो देखे थे, और उन सबों ने बोला कि मनोज जी हम हर सप्ताह तो आपके साथ नहीं चल सकते, पर हाँ महीने में 1 दिन चलने का संकल्प लेते हैं।
ये इस कार्यक्रम का मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट निकला कि मुझे आज जो प्रसाद मिलने वाला है, वो प्रसाद मुझे एक दिन पहले ही मेरे दोस्तों ने दे दिया, जो पहले दोस्त हंसते थे कि ये कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये उपहार मुझे कल मिला। आज के उपहार में तो देवदत्त जी स्वयं आए मुझे शक्ति देने की। अब जो 4 साल की यात्रा की, एक एक दिन की, और गांव में घूम के, क्या वो यात्रा पेट भर गया? मैं बोलूं तो मेरी भूख और बढ़ गई, इतनी बढ़ गई क्योंकि जब मैं गांव में घुसता हूं और वापस जब बाहर निकलता हूं तो मैं खुद यूं सोचने लग जाता हूं कि मैं कौन हूं। और गांव में घुसने के बाद और गांव से निकलते के बाद क्या साफ भोजन, क्या प्यार, क्या सम्मान, क्या शक्ति, क्या ऊर्जा, क्या पता नहीं कितने उपहारों के साथ में मैं बाहर निकलता हूं। और सबको जब मैं बाहर लेके निकलता हूं तो मुझे लगता है कि ये मैंने पाया है। इसी क्रम में आज और कल, जो बीते कल मैंने मेरे दोस्तों से, जो 40 साथियों से मैंने, मेरी टीम ने वादा लिया है कि आगामी टाइम में हम आगे और बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेके, सही दिशा, राइट डायरेक्शन। मेरे साथ में मंच पे पंकज भाई राठौर जी, मेरे युवा साथी बैठे, मेरे भरत भाई बैठे हुए हैं, यहाँ चौहान साहब बैठे हुए हैं, कुलदीप बैठा हुआ है। ये सब वो साथी है जो आगे मुझे मदद करना चाहते हैं और मुझे आगे राइट डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं। ये तो मेरी पूर्व घटना हुई, आगे का संकल्प मैं बताता हूं। 42 गांव है खेरवाड़ा में, लगभग मैंने अभी 7 गांव और पूर्व में 1 गांव, 8 गांव को मैं पूरी भौतिक और आत्मीय तरीके से उनके साथ में मैं घुल मिल चुका हूं। मेरा टारगेट है 42 गांव, लगभग 2,80,000 लोगों की वहां संख्या है, और 2,80,000 लोगों के साथ मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं तैयार हूं उसके साथ में आज से और नई कहानी के लिए। और संकल्प लेता हूं कि 42 के 42 गांवों में धर्म से जोड़ूंगा, शास्त्र से जोड़ूंगा, और उन बच्चों को नशे से दूर रखूंगा। जहां दूसरा बच्चा नशे से लीवर उसका खराब हो रहा है, मर रहा है। तो ये मेरे संकल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आप सब जने यहाँ 3 घंटे से रुके हुए हो मेरे साथ में, थैंक यू, जय हिंद। भाइयों और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं, कभी लेट होने की मेरी आदत है नहीं, लेकिन आज हवाई जहाज इतना लेट हुआ कि जिसने हमें विलंब से पहुंचाया, उस कारण देरी से आपके बीच में मैं आ पाया। लेकिन मेरे से पहले आप सब लोग यहाँ बैठे, अलग अलग विचार पूज्य स्वामी जी के और अन्य विद्वानों के, वक्ताओं के आपने सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूज्य स्वामी ओमानंद जी के शिष्य और जिन्होंने भौतिक जिंदगी से हटके ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में सामाजिक काम करने का जो निर्णय लिया, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं मनोज राजपुरोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। भाइयों और बहनों, इस दुनिया में अपनों के लिए तो सब जीते हैं, जीना तो उनका होता जो औरों में अपनापन देख करके जीते हैं। आदमी पढ़ लिख करके, सुविधाओं में पढ़ के, जिंदगी सुख में करके जी लेता है, और वो इतना सीमित हो जाता है कि उसे अपने 2 बच्चे दिखते हैं, अपना परिवार दिखता है, उन्हीं के लिए कमाता, उन्हीं के लिए बनाता और फिर दुनिया से विदाई दे देता है। लेकिन ऐसे लोग समाज में कभी आदरणीय नहीं बने। दुनिया ने उन लोगों को पूजा नहीं की। ध्यान करो, आपके घरों में जो दीवारों पर चित्र लगाए गए ना, वो उन लोगों के लिए नहीं लगाए जो अपने लिए जिए। हमने घरों पर, दीवारों पर चित्र उन महापुरुषों के लगाए हैं कि जो अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिए। तो यह सोच एक समृद्ध समाज में आनी ही चाहिए। ये समाज बहुत बड़ा है
कुछ लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको दिशा नहीं मिलती। ऐसे लोग जीवन किस लिए दुनिया में आए हैं ये जान ही नहीं पाते, और छोटे छोटे बच्चे व्यसनों में फंस जाते हैं, नशों में फंस जाते हैं, कुरीतियों में फंस जाते हैं, ना पढ़ पाते हैं और न समाज को कोई अच्छा योगदान दे पाते। हम जो शहरों में लोग बसते हैं, जिन्होंने अच्छे सत्संगों में जाकर के जीवन के उद्देश्य को समझा और कैसे हम जीवन को सुखमय बना सकते ये जाना, तो ये जानकारी हम अपने अन्य ऐसे भाई बहनों में भी जाकर के दें कि जो इस दुनिया की जिंदगी की मुश्किलात से बाहर निकल सके। तो ये काम मनोज भाई राज पुरोहित एक बिजनेसमैन है, शहर में पैदा हुए हैं और ये भी जैसे आम लोग जीते हैं वैसा बढ़िया जीवन रोज की पार्टियों में बैठ करके जी सकते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी ओमानंद जी का इनको संपर्क मिला, ये भी भाग्य से मिलता, कर्मों के अच्छे कर्मों के कारण मिलता। उनके पास एक बिजनेसमैन आदमी अपना समय 4 महीने के लिए लगाता और लगातार गुरुकुल आबू रोड पर्वत में रह करके उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो महान समाज सुधारक हुए, जिन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया नहीं अपितु आर्य समाज रूपी संस्था बना करके सारी दुनिया को जागृत करने का काम किया। और स्वामी दयानंद के जीवन का एक हिस्सा इसी उदयपुर मेवाड़ में बीता। यहां उन्होंने सत्यार प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ लिखना शुरू किया। यहाँ के महाराजा से मिलकर उन्होंने राजाओं में भी भारतीय संस्कृति वेदों का प्रचार करने का काम किया। और स्वामी जी की एक मान्यता थी स्वामी दयानंद की, यथा राजा तथा प्रजा, कि यदि देश के राजा सुधर गए तो प्रजा अपने आप ठीक हो जाएगी। इस सोच को लेकर के स्वामी दयानंद ने राजस्थान के राजाओं को शिक्षित दीक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया। तो ये मेवाड़ की वीरों की धरती। ऐसे महाराणा प्रताप जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी तपस्या की और आजीवन लड़ते रहे भारतीय संस्कृति अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। आप उस क्षेत्र के भाइयों बहन, आप सबसे मेरा भी निवेदन है, देखो ये संयोग होता है, कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं। आज हम अतिथि बन गए आपके। अतिथि से कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो हम तो जबरदस्ती मेहमान बन गए। क्यों? क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने जो काम किया और राज पुरोहित जी ने जिस मिशन की ज्वाला जलाई, 7-8 गांव के लोगों के बीच में आप पूरा दिन व्यतीत करते हैं और लोगों को एक सही दिशा जीवन का दर्शन देते हैं, तो आप इन भाइयों के दर्शन आज हमने भी करने थे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो रास्ता आपने लिया और जिन अपने युवा साथी मंच पर बैठे आपके बीच में भी हैं, आर्य समाजों से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, कहीं पर भी आप अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ समय समाज के लिए हमारा दायित्व है, नैतिक कर्तव्य देना ही चाहिए। और यदि हम सारे ऐसे शहर के युवा, राज पुरोहित जी ने जो मिशन चलाया है, एक बढ़िया संगठन बनाओ और अलग अलग गांव बांट करके उनमें काम शुरू कर दें, तो हम कितना बड़ा समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने गांव में हवन यज्ञ की परंपरा शुरू की, वो परंपरा चले।
पूज्य स्वामी जी के शिष्य आप जैसे और आगे बढ़े, गांव के युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। और व्यसन आदमी को बढ़ने नहीं देता, बर्बाद कर देता है। नशे न शरीर के लिए अच्छे, न बुद्धि के लिए, न जीवन के लिए। यदि हम बचपन से ही परिवारों को बदल दें और ऐसे संकल्पवान होकर के बढ़ें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कितनी बच सकती हैं। यही तो काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था कि लोग ये जो जीवन मिला इसके उद्देश्य को पहचाने। खाना पीना और दुनिया से चले जाना ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं, अपितु हम समाज के लोगों को अच्छाई से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, अपनी वेद की परंपराओं से जोड़ें, बुराइयों से मुक्त करें। ऐसा एक बढ़िया समाज हम बनाने में योगदान करें। तो आज जो काम भाई राज पुरोहित जी चला रहे ना, वो काम मैं भी 11 साल से 10.5 साल से मैं गवर्नर हूं। हिमाचल प्रदेश में 4 साल रहा और अब 7वां साल मेरे को गुजरात में हो गया। यहां रहते हुए मैं भी वहां राजभवन, आजकल लोक भवन बन गया, उसमें नहीं बैठता। जैसे मेरे अभी मंच संचालक महोदय ने बताया, मैंने रास्ता बनाया। मैं प्राकृतिक खेती, जो आप खेती करते हैं ना, आप में बहुत किसान है मुझे बताया, और जो किसान नहीं उनकी भी जानकारी के लिए आजकल जो रासायनिक खेती हम देश में कर रहे हैं, नाम बड़े भयंकर आ गए। लोगों में कैंसर बढ़ रहा, हार्ट अटैक बढ़ रहे, डायबिटीज बढ़ रही है, कोई पेनक्रियाज खराब हो रही, किसी किडनी बदल रही, किसी घुटने बदल रहे। हम मेरे सहित हम जितने लोग हैं कोई स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान जो बना है, शहर के लोग भी जो शहरों में बैठे हैं, आपको भी शुद्ध आहार भोजन कुछ शुद्ध नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि जो पैदा हो रहा है ना, जितना दूध है, आपके फल हैं, साग हैं, सब्जियां, अनाज है, दालें, इनमें इतना यूरिया डीएपी जहर पड़ रहा कि इनमें जहर मिलकर के सबके शरीरों में आ रहा। मैं लोगों के बीच में सब जगह एक बात कहता हूं, आज से 40 साल पहले कोई नहीं जानता था हार्ट अटैक किसे कहते हैं, कोई नहीं जानता था कैंसर क्या होता है, कोई नहीं जानता था शुगर की बीमारी क्या होती है, किसी की किडनी नहीं बदलती थी, हार्ट कोई अंग नहीं बदलते थे, 100 साल से भी उम्र ज्यादा जीते थे। क्यों? क्योंकि उनका खान पान शुद्ध था। आज ये पानी की बोतलें रखी ना हमारे सामने, अच्छा बताओ इनको 20 साल पहले कौन लिए फिरता? कहीं भी पानी पी लेते थे हम, आज नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि हमने धरती के जल को भी, जो भूमिगत, उसको भी दूषित कर दिया, हवा भी दूषित कर दी, अनाजों में जहर, फलों में जहर, और ये मंद जहर हमारे शरीर में जाता है और अंगों को भंग करता और बीमारियों का सृजन करता है। तो इसका मैंने एक अभियान चलाया कि भाई गांव में जाऊंगा और किसानों को जहर मुक्त खेती का पाठ पढ़ाऊंगा। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र चलाता हूं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया, मैं 34 वर्ष तक वहां गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य रहा और अब भी वहां की व्यवस्था देखता हूं। करीब 40-42 साल के इस कार्यकाल में वहां मैं खेती करवाता था। वहां 200 एकड़ हमारी गुरुकुल की जमीन है। मैं भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही डलवाता था जैसे आप डालते हैं किसान। लेकिन एक घटना ने मेरे को बदल दिया। एक दिन एक खेत का कर्मचारी स्प्रे कर रहा था खेत में और उसके दिमाग में चढ़ के बेहोश होके गिर गया। हम उठा के लाए, 3 दिन इलाज करके बचा तो लिया, लेकिन हमारी समझ में आया कि इस कर्मचारी ने न ये दवाई खाई न पी, केवल सूंघने मात्र से बेहोश हो गया। तो हम तो खेतों में इसको डलवाते, साग भाजी में डलवाते, अनाजों में डलवाते,
तो क्या हमारे शरीर में नहीं आएगी? और आज ये सब बीमारियां फैल रही पूरे देश में, पर्यावरण दूषित हो गया। तो इसके लिए मैंने गुजरात में अभियान चलाया। आज 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं और 2 लाख किसान मैं जब हिमाचल में था वहां शुरू कर चुके हैं और मैं पूरे देश में जाता हूं। अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब इस मिशन को देखा, जाना, समझा, तो उन्होंने अब इस प्राकृतिक खेती मिशन को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये सारे देश में चलेगा, आपके प्रांत में भी ये चलेगा। कृषि विभाग से आप मिलेंगे तो अब ये मिशन बन चुका है, क्योंकि इसके बिना रास्ता स्वस्थ रहने का बच नहीं सकता। हम स्वस्थ होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधन, शरीर का स्वस्थ रहना ही सब प्रकार के कोई भी कार्य करें तभी संभव होगा। तो ये खेती, प्राकृतिक खेती ऐसी है जो देसी गाय आधारित है। और आपके प्रदेश में, राजस्थान में तो देसी गाय भगवान की कृपा से बहुत है। उसके गोबर गौमूत्र से खेती होती है, बाहर से कोई चीज नहीं खरीदेंगे। थोड़ा उसमें गुड़ और बेसन डालते हैं ताकि जीवाणु बढ़ाए। अब जो बंजर जमीन है ये भी दोबारा नहीं हो जाती। मेरे खेत की कुछ धरती बिल्कुल बंजर बन गई थी, पैदा ही नहीं कुछ होता था, लेकिन मैंने उसमें प्राकृतिक खेती शुरू करना किया तो बंजर जमीन दोबारा जवान बन गई। उसका ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.234 था, आज वो 1 और 1.7 तक चला गया। सारी धरती मेरी जंगल की धरती की तरह उपजाऊ बन गई और अब उत्पादन बढ़ रहा। खर्चा कुछ नहीं होता, कोई जैविक बूंद में डालता नहीं और उत्पादन अब रासायनिक खेती वालों से कम होता नहीं और जमीन भी शुद्ध है, खाने वाले भी स्वस्थ रहेंगे और गौ माता बचेगी। कितना बड़ा पुण्य और पर्यावरण इससे बचेगा। आज सारा पर्यावरण दूषित कर दिया। ये जो यूरिया डीएपी डालते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन होती है गैस और हवा में ऑक्सीजन होती है। जब दोनों मिलती है ना तो एक गैस बनती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुनी खतरनाक है। ये कोई नहीं बताता। सारा पर्यावरण दूषित कर दिया। भूमिगत यूरिया डीएपी का जहर पानी में मिल गया। अब पानी इसलिए बोतलों में लिए फिरते हैं, सब जगह नहीं पी सकते। ये हालत बन चुकी है। इन सब से बचने का तरीका हम गांव-गांव में जाकर के जन जागृति पैदा करें। मैं मनोज भाई राजपुरोहित जी उनकी टीम से बधाई निवेदन करूंगा कि आप अपने मिशन में जहां आप नशा मुक्ति का काम करते हैं, वृक्षारोपण का काम करें या जल बचाने का काम हो, लोगों को सही दिशा दे रहे हैं, तो इस प्राकृतिक खेती को भी जोड़ें। याद की परम आवश्यकता। प्राकृतिक खेती एक मिशन नहीं है, नाम एक काम अनेक, इससे पर्यावरण बचता। धरती माता बंजर होने से बचती 2, तीसरा गौ माता आधारित तो गाय माता घर घर जाएगी तो अपने आप की खेती होगी, गौ भी बचेगी। 3, भूमिगत जल दूषित होने से बचेगा और इसका संवर्धन होगा। प्राकृतिक खेती में पानी 50% कम लगता है, 50%, और वर्षा जल सारा भूमि में जला जाता, वो बहता नहीं। ये प्राकृतिक खेती का आश्चर्यजनक कमाल। 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से सुनो, 2.5 लाख करोड़ एक साल में भारत सरकार विदेशों को देती है और बदले में यूरिया डीएपी खरीदती है। ये जो आप डालते हैं ना जहर खेतों में, इसका एक बैग कट्टा बोरा 3000 रुपए में सरकार खरीदती है, आपको 300 रुपए में देती सब्सिडी में। 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष यदि वैसे बांट दें तो गरीबी दूर हो जाए।
बदले में जहर खरीदते हैं, उससे लोग बीमार होते हैं, फिर अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा देश का। क्या चक्रव्यूह है? यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो देश का ये धन बचेगा, देश के विकास में लगेगा और लोग बीमारी से बचेंगे, सब स्वस्थ निरोग। आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, आज 20-20, 30-30 साल के जवान बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये सब कारण आप शहरों वाले, हम सोचते हैं कि बनाने के तरीके, भोजन को बदल लो, बढ़िया पकवान बनेगा, उससे नहीं बनता। मूल को पकड़ो, जड़ को, कि जो खा रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं। आज मां के दूध में यूरिया मिल रहा, गाय भैंस के दूध में यूरिया, आज पशुओं को कैंसर हो रहा, आदमी नहीं बच रहे। इससे बचने का तरीका प्राकृतिक खेती एक पद्धति। इसमें कुछ किसान यदि चाहेंगे और आप ऐसे कुछ पढ़े लिखे जवान चाहें तो हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फ्री में ट्रेनिंग हम देते हैं, प्राकृतिक खेती कैसे हो। हमारा खेत भी दिखाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, आप वहां सीख सकते हैं। इसके लिए मैं मनोज भाई को निवेदन करूंगा अपने मिशन में और अपने अन्य साथी जिनके नाम लिए, उन सब युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप मनोज भाई के साथ जुड़ करके पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, स्वास्थ्य और इन कुरीतियां जो गांव में नशे के रूप में बढ़ रही, इनको मिटाने का एक अभियान चलाओ। इससे बड़ा पुण्य काम दूसरा नहीं है। और इसी के लिए आजकल मैं गांव में जाता हूं, गांव में झाड़ू लगाता हूं, पूरे गांव की स्वच्छता करता हूं, फिर गांव में पंचायती लैंड कम से कम 1 एकड़ लेता हूं, उसमें वृक्षारोपण कराता हूं। रात को फिर मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, उनके घर में बैठ के भोजन करता हूं और उसके बाद मैं रात को गांव के स्कूल में सोता हूं। गांव के स्कूल जो सरकारी स्कूल, उन्हीं में मैं सोता हूं और सवेरे अपनी दिनचर्या करता हूं। तो योग की क्लास जो स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ते हैं ना, जो स्टाफ पढ़ाता, उनको सवेरे योग की क्लास लेता हूं और फिर प्राकृतिक खेती के किसान के खेत में जाता हूं, उसकी गाय का दूध भी निकालता हूं और हल चलाना होता तो हल भी चलाता हूं, उसका चारा भी कटवा देता हूं। और इससे क्या काम होता है, इसका मजा कोई जान सकता तो मनोज रात पुरोहित जान सकते। जब ये काम करते हैं ना लोगों के साथ, तो उस गांव में जाता हूं ना, लोग मुझे कहते हैं हमारे यहाँ तो विवाह शादी में भी इतनी रौनक और मजा नहीं आता जितने आपके रात में। मैं जब आता हूं तो लोगों का श्रद्धा प्रेम उमड़ पड़ता, कितना अपनापन होता। तो जब हम लोगों से जुड़ेंगे, उनके बीच में जाएंगे, आत्म संतोष भी होता है, अपना कर्तव्य का पालन भी होता है, तो हम अपने समाज के निर्माण में सहयोगी बने। जितने भी भाई बंधुएं आए, मुझे जानकारी मिली है आर्य समाजों के लोग, आर्य समाज के अधिकारी भी यहाँ हैं, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाई हम तभी आगे बढ़ेंगे जब ऋषि दयानंद की तरह समाज में जाकर के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख के साथी बनेंगे और कुछ कर पाएंगे तो स्वयं आत्म संतोष होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय। बता देना, लोकेशन बता देना, रोगाना। राजा हो
में वापस फोन करता हूँ या तो मैं निकल जाता हूँ। ये गाड़ी निकलेगी तो जाने देंगे। अरे हाँ, लेकिन जब गाड़ी निकलेगी तो इस तरफ रोक देना। चलती रही है आपके सानिध्य में कुछ प्रयास किया हमने। क्या? मैं तो खुद ही अंदर ही हूँ सर, हम सब इधर ही खड़े हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप मिले नहीं, आपको मिलना चाहिए था ना। आ जाओ यार, इनसे भी मिलो। एक स्वाद पूरी है कि गाँव में का धंधा कब शिक्षक है, शिक्षक में बस निकल गया ना। ये